तो हम लोग का पहला टॉपिक है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट, राइट। अगर हम कोई भी दो सब्सटेंस, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं, तो हम वहां पे दोनों ही सब्सटेंस के परसेंटेज को कैसे, वेट के परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उन लोग का वेट फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है परसेंटेज वेट फ्रैक्शन। तो परसेंटेज वेट फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालने जाएं तो क्या करना होगा, सपोज कर लो कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, WA, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये क्या है, WB। आप इस चीज को सपोज कर लो कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, WA, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WB। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा WA प्लस WB। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें से किसी भी एक सब्सटेंस, या तो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का हम वेट फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहां पे बोले कि वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A, सॉल्यूट A का जो वेट फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट, है ना। वेट फ्रैक्शन कैसे निकाल देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट A अपॉन टोटल वेट। अब टोटल वेट क्या है, WA प्लस WB, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हम लोग को वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, WB बाई WA प्लस WB, है ना। अब बात करते हैं कि परसेंटेज वेट फ्रैक्शन अगर निकालना हो, परसेंटेज वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A या फिर सॉल्वेंट B अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकाल देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो वेट फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्लियर है मेरी बात ना। तो आप ध्यान दो, यहां पे बताया गया है परसेंटेज बाय वेट कैसे निकाल सकते हैं। क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 gram of solution is called weight fraction of solute। देखो ये टर्म जो है ना, वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स जब देगा तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या कर देगा, बोल देगा ऐसे कि 5% वेट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो है 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 95 ग्राम। देखो यहां पे आपको इस चीज को समझना होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे टर्म मेंशन कर देगा, सॉल्यूट जो है वो 5% है ना, 5% बाई वेट है, तो 5% बाई वेट ऑफ सॉल्यूट अगर बोल दिया, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या बताना होगा, आपको यहां पे तुरंत देख लेना होगा कि भाई WA का वेट और WB के वेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वेट है वो 100 होगा, उसमें सॉल्यूट का जो वेट है वो 5 होगा और सॉल्वेंट का जो वेट है वो 95 होगा। क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे मेंशन करके देगा, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे इस चीज को हम फिर से एक बार रिकॉल कर देंगे। तो वेट फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, वेट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं WA बाई WA प्लस WB। यहाँ पे देखो स्मॉल और कैपिटल W को हम ले लिए थे, उसको हम WA WB में कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वेयर WA ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन WB ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 100 अगर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज वेट निकल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख लिए, ठीक है। तो ये है आपका परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज वेट फ्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूट का हम निकालें, सिमिलरली आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखें। तो दूसरा टॉपिक है हम लोग का परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब वॉल्यूम फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सिमिलरली एकदम वेट वाले जैसे हम लोग निकाले वेट फ्रैक्शन वैसे ही निकालेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। हम मान लें कि दो सॉलिड्स, दो लिक्विड्स हैं। पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि लिक्विड इन लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। वॉल्यूम फ्रैक्शन हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं,
तो एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे लिक्विड इन लिक्विड हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, लिक्विड हो, तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई कुछ सॉल्यूट है, उसका कुछ ml डिसॉल्व कर गया 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में, है ना। तो देख लो कैसा होगा। सपोज मान लो कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो है VA और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है उसको हम लोग क्या मान ले, VB। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट VA प्लस VB, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग VL लिख सकते हैं। VL क्या है, VA प्लस VB, ओके। अब देखो इसमें किसी का भी फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो हम क्या बोल देंगे कि फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ, वॉल्यूम फ्रैक्शन अच्छा टर्म रहेगा तो एक काम करते हैं इसको हम वॉल्यूम फ्रैक्शन ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख दें, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A, है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A क्या हो जाएगा, VA बाई टोटल वॉल्यूम VA प्लस VB। और अगर इसी को हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या कर देंगे, इनटू 100, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली आप सॉल्वेंट के लिए कर सकते हो। अगर हम लोग सॉल्वेंट के लिए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा आपका परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB बाई VA प्लस VB इंटू 100। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सॉल्यूट के लिए निकालना हो या सॉल्वेंट के लिए निकालना हो हम लोग इस चीज़ को इजीली निकाल सकते हैं। और ये सब हम लोगों से न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, ये टर्म्स न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से थ्योरीज में भी लिख दिया है ना, तो आप उसको देख लो। तो ये हो गया आपका दूसरा परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन या परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तीसरे टॉपिक को हम लोग देखें तो मोल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एकदम इसके ऊपर हम स्टार बना देते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन में हम लोग मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में A और B, एक सॉल्यूट है A और सॉल्वेंट है B। आप हमेशा याद रखना A इज इक्वल टू, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं इस वीडियो में सॉल्यूट के लिए, और B इज इक्वल टू हमेशा हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो A और B अगर दो आपके कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन के, तो A का कुछ मोल रहा होगा और B का कुछ मोल रहा होगा एक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू Na एंड मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू Nb। तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका Na प्लस Nb, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, N भी बोल सकते हैं, तो Na प्लस Nb, ठीक है। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू रहेगा मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स। क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या रहेगा, मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स, Na प्लस Nb, है ना, Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो Nb बाई Na प्लस Nb, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिस, मोल फ्रैक्शन ऑफ B दिस। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पे देखो एक नोट हम लिख देते हैं, XA प्लस XB सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये नोट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आया, मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल्ड थ्योरीज में भी लिख दिया गया है अलग से, अच्छी हैंडराइटिंग में। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, इसलिए बगल में सब कुछ अच्छे से भी लिखा हुआ है। तो अब देखते चलो, ओके। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मोलैरिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलैरिटी या मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर
और पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर और पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब होता है। ठीक है, तो हम लीटर बोले या डीएम क्यूब बोले बात एक ही है। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना इस चीज को। तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो एक चीज होता है कि मोल्स इज इक्वल टू, यहां पे कुछ एक बातें हम साइड में लिखते चलते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना इस चीज को, है ना। बगल में एक पेज रखिए और पेज के ऊपर में इस चीज को लिखते चलिए। ठीक है ना, ये साइड में हम जो भी लिख रहे हैं ना, इसको लिखते चलो। जिसको हम 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे उसको लिखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट सबस्टेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ दैट सबस्टेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे देखो मोल्स टर्म यहाँ पे है, तो इस मोल टर्म के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मोल टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखो क्या भाई? मोल्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स के जगह पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या है नीचे में मेरा बचा हुआ अभी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम ऐसे लिख दिए, वी और उसके सबस्क्रिप्ट में एल लिख दिए। तो ऊपर देखो ब्लू से हम मार्क कर दिए किसको? मोल्स को, और नीचे हम आपको मोल्स को ब्लू से दिखा दिए, है ना। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब एक और टर्म हम लिख सकते हैं। ये तो आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू ये हो सकता है। एक और हम बात यहां पे क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू, देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये बताता है ग्राम पर लीटर को। किसको बताता है? ग्राम पर लीटर को। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम इन ml, जैसे आपको स्ट्रेंथ को बताना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किसके बदले लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कि मेरे पास जो ये टर्म है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो हम क्या लिख देंगे? m इज इक्वल टू लिख देंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका मोलैरिटी का एक इक्वेशन, है ना। मोलैरिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये दोनों बात ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों क्या, तीनों ही ध्यान में रखिएगा, पूरा ही ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मोलैरिटी में कोई दिक्कत है तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालो, है ना। चलो आगे बढ़े। मोलैरिटी के बाद हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी को डेंसिटी के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब कि मोलैरिटी को हम निकालने का सेकंड मेथड क्या होता है। इस चीज को बहुत अच्छा हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चंस ना हमेशा देखे जाते हैं, ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं यहां से। ठीक है, तो चलिए बात करें कि लेट
डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, डी हम लोग क्या मान लिए, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। एंड लेट इट कंटेन्स x% ऑफ सॉल्यूट बाय मास। देखो हम लोग अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले, बाय वेट बाय मास, है ना। तो सॉल्यूट वहां पे कितना है, x% है, x% ऑफ सॉल्यूट है कहां पे, डी डेंसिटी का एक सॉल्यूशन है वहां पे, है ना। तो यहां हम बोल दें कि देन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट का मास क्या होगा। अब आप ध्यान दो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल होता है ना, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल आप बोल दो। तो अगर हम लोग बात कर दे कि मास मतलब ये ग्राम इज इक्वल टू ये वेट, मतलब कि एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे तुम हो जाओगे कंफ्यूज और हमको नहीं करना है तुमको थोड़ा सा भी कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि एक तो ऐसे ही तुम्हारा छोटा सा दिमाग है, उस छोटे से दिमाग में एक हम बड़ा सा कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे तब तो बात इधर से उधर फिसल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखना है भाई, हमको लिखना है कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन ml और लीटर, जो भी आपको लिखना है आप लिख दो। तो वॉल्यूम इन लीटर हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वेट अगर किसी भी सॉल्यूट का हमको निकालना है, किसी भी सब्सटेंस का वेट अगर निकालना है डेंसिटी के हेल्प से, तो हमको क्या करना होगा, हमको वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम इन ml को जा करके इनटू कर देना होगा, किसके साथ में, मल्टीप्लाई कर देना होगा डेंसिटी के साथ में। तो हम क्या बोल सकते हैं वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर वेट निकालना हो हमको एक सब्सटेंस का। तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इन लीटर, वही चीज हम यहाँ पे देखो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का अगर हमको मास निकालना है मतलब वेट निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, ml के टर्म में हम निकालने जा रहे हैं, ml के टर्म में निकालने जा रहे हैं, तो 1000 इंटू डी कर देंगे, है ना, मतलब वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम इन ml अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे 1 लीटर को, तो 1000 इंटू डी कर दिए, इतना ग्राम, देखो यहाँ पे वेट का यूनिट है। ठीक है, तो 1000 इंटू डी ग्राम। अब मान लो कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर अगर हमको निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना था मेरा, x% था ना यहाँ पे, तो x% था, तो x/100 इंटू दिस कर देंगे, x/100 इंटू दिस कर देंगे, राइट। यहाँ पे मेरा कितना था, 1 लीटर में कितना था मेरा मास, इतना था, 1 लीटर में मेरा मास कितना था, ये था। तो x% में मतलब कि x% अगर सॉल्यूट उसमें आ जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा x/100 इंटू दिस। अब यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल कर दो आप, तो क्या रह जाएगा x इंटू डी इंटू 10, x इंटू डी इंटू 10 ग्राम, है ना, यूनिट किस में आ रहा है, ग्राम में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, ये किसको बता रहा है, मोल्स बाई लीटर, मोल्स बाई लीटर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर, इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी, बिल्कुल मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, फिर मोलैरिटी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग का क्या निकला है, मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग का निकला है x इंटू डी इंटू 10 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग क्या मान लेते हैं, ma मान लेते हैं, है ना, जो भी सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोलैरिटी के साथ देखो डेंसिटी का एक रिलेशन क्या निकल गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन ma। x क्या है, x है यहां पे आपका परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ma क्या है, यह है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये एक रिलेशन हो जाता है आपका मोलैरिटी का डेंसिटी के साथ में। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम लोग चलें, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है,
तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ये जो है ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक सॉल्यूशन है मेरे पास बिफोर डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन के पहले एक सॉल्यूशन है जिसका कुछ मोलैरिटी है और कुछ वॉल्यूम है। अगर हम इसमें कुछ एक सॉल्यूशन, अगर इसके अंदर हम कुछ वाटर का मॉलिक्यूल बहुत सारा डाल दिया, बहुत सारा हम इसमें वाटर डाल दिए, तो वाटर डाल दिए तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो डाइल्यूशन में आ गया। अब डाइल्यूशन के बाद हम बोलते हैं कि अब बताओ कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है, तो इसको हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है? मोलैरिटी इक्वेशन ये होता है, ये होता है आपका मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन होता है, इससे आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में ही दिख जाएगा, क्वेश्चन एकदम आएगा, आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाओगे कि हमको मोलैरिटी इक्वेशन को यूज करना है, और ये आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग में क्या होता है कि 1 2 3 सॉल्यूशंस को हम लोग एक जगह पे मिक्स कर दिए। अब 3 सॉल्यूशन को 4 सॉल्यूशन को एक जगह पे मिक्स कर देंगे तो एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा। अब हमको बोलेगा कि उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलैरिटी अब बता दो। ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकली बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट देयर बी 3 सैंपल्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कंटेनिंग सेम सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट विथ देयर मोलैरिटी M1 M2 एंड M3। ये है पहला, दूसरा और तीसरा सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है? M1 M2 और M3 है ना। और उन लोग का वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो क्या है? V1 V2 और V3 है। तो मोलैरिटी M1 M2 M3 और वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया V1 V2 और V3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर इनको हम मिक्स कर दे, दिस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द मिक्स्ड सॉल्यूशन में बी गिवन एज अ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मतलब कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बना। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो मतलब कि तीनों को मिलाकर के जो चौथा सॉल्यूशन बना, एक कंटेनर में हम क्या कर दिए, एक कंटेनर में हम तीनों को मिला दिए, M1V1 प्लस M2V2, M1V1 को मिला दिए प्लस M2V2 को मिला दिए प्लस M3V3 को मिला दिए, तीनों को मिला दिए। तो अब तो ये नया सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पे इस कंटेनर में ये नया सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो नया सॉल्यूशन बना, इस नए सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या हो जाएगा? तो हम बोल देंगे कि M, इसका मोलैरिटी को हम क्या मान लेते हैं? रिजल्टेंट मोलैरिटी MR, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो आप इसको VR भी बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो V1 V2 V3। तो MR VR हम लोग बोल सकते हैं, या MR V1 प्लस V2 प्लस V3 बोल सकते हैं। तो ये तीनों सॉल्यूशन को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ये इक्वेशन हम लोग को निकल के आएगा। क्लियर है मेरी बात? गुड। MR क्या है? रिजल्टेंट मोलैरिटी। और आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है? रिजल्टेंट वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। क्लियर है मेरी बात? ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, एकदम यहाँ से एकदम अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। चलो देन हम लोग बात कर दें कि मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। मोलैरिटी जो होता है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसीलिए मोलैरिटी जो है ये भी क्या होता है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर जाता है। मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है मेरी बात? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये WBJE में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है या नहीं होता है? तो होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोलैरिटी को वॉल्यूम इफेक्ट करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं भाई V1 V2 V3 ये सब वॉल्यूम इफेक्ट कर रहा है मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी को वॉल्यूम इफेक्ट करता है और वॉल्यूम को टेम्परेचर इफेक्ट करता है ना, बॉयल्स लॉ। तो वहां से आप देख लो इस चीज को। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कुछ एक यूनिट्स, है ना, कुछ एक टर्म्स यूज किए जाते हैं, कुछ एक टर्म्स, यूनिट्स मत बोलो, कुछ एक टर्म्स बोलो, है ना। टर्म्स कुछ यूज किए जाते हैं आपका मोलैरिटी को लेकर के। जैसे कहीं 1m लिखा रहेगा, 1m लिखा रहेगा मतलब कि यह बोला जाएगा कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, है ना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। 0.5m या m/2 लिखा रहेगा तो उसको हम लोग सेमी मोलर बोलते हैं। 0.1m या m/10 लिखा रहेगा तो उसको हम डेसीमोलर बोलते हैं। 0.01m या m/100 लिखा रहेगा, 100 लिखा रहेगा तो इसको हम लोग सेंटीमोलर बोलते हैं।
या 0.001 या m/1000 लिखा रहेगा तो इसको हम लोग मिली मोलर बोलते हैं। ये आप थोड़ा याद रखना, ठीक है ना, ये थोड़ा मेमोराइज करने का चीज है, इसको आप ध्यान में रखना। और ये अगेन ये आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, न्यूमेरिकल्स में ऐसा लिख देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m/10 है, या फिर बोलेगा डेसीमोलर सॉल्यूशन है, तो बोल देगा कि जब डेसीमोलर सॉल्यूशन है तो आपको जान के रखना होगा कि उसका आपको क्या बता दे रहा है, इनडायरेक्टली आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है वो 0.1 m या m/10 है। क्लियर है मेरी बात? बोल देगा तुरंत कि मिलीमोलर सॉल्यूशन है, मिलीमोलर सॉल्यूशन है मतलब कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, m/1000 मतलब 1/1000 मतलब 0.001, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टर्म्स थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होता है नॉर्मेलिटी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितना मोलैरिटी इंपॉर्टेंट उतना ही नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution is known as normality of a solution। नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट एक टर्म आता है, अब फिर से इधर इस साइड में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको हम बोले थे कि जब भाई हम साइड में कुछ लिखें ब्लू कलर से तो आपको क्या करना है, सिमिलरली इसको एक पेज पे लिखते चलना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम, उस सब्सटेंस का वेट ग्राम में, ठीक है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट के मतलब होता है। अब यहां पे इक्विवेलेंट वेट एक टर्म आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को बहुत सारा तरीके से लिखते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो तरीका होता है, जो सब में कॉमन होता है, एक ही तरीका जो हर जगह पे लगाया जा सके, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो आप हमेशा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऐसा यूज कीजिएगा। तो दो टर्म्स आप जान जाओ, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी को लिख सकते हैं। तो आते हैं नॉर्मेलिटी के टॉपिक पे, और नॉर्मेलिटी में हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो टर्म आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम किसके जगह पे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे लिख सकते हैं। और नीचे में फिर मेरा क्या बच गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन लीटर को अभी हम लोग स्ट्रेंथ बोले थे, क्या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में हम लोग बोले थे इस चीज को। तो मोलैरिटी में हम लोग इस चीज को बोले थे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को हम लोग स्ट्रेंथ बोल दिए थे ग्राम पर लीटर। तो हम क्या बोल देंगे भाई इस दोनों टर्म के जगह पे कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो n इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, दिस n इज इक्वल टू निकल के आ गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहीं पे हम एक नया टॉपिक डाल देते हैं, ठीक है, यहां पे एक नया टॉपिक मेरे दिमाग में आ रहा है, हम उसको तुरंत इंटीग्रेट कर देते हैं इसी जगह पे। क्या है भाई, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, लिख सकते हैं क्या, गुड। तो हम यहां से अगर आगे बढ़ाएं, यहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, n इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। अरे इसको क्या हो गया यार, अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिख दें, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी लिख सकते हैं। चलो तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी लिखती है ना, n की जगह पे हम लिखती हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू ये हो गया। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं, क्या देखो तो अभी हम लोग बात किए थे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या निकल के आया था,
यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को मोलारिटी बोले थे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर भी देखो तो वैसा ही टर्म हम लेकर के आ गए क्या, यहाँ पे हम टर्म लेकर के आ गए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोलारिटी बोल सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को मोलारिटी बोल देंगे। तो मोलारिटी इनटू वैलेंसी, ये देखो ये क्या निकल गया, ये निकल गया रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। क्या निकल गया, रिलेशन बिटवीन m एंड n, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्लियर है मेरी बात? गुड। यहाँ पे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा ये इक्वेशन जो है, ये रिलेशन जो है, ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा हमेशा कि मोलारिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ। अब कोई एक निकाल करके वैलेंसी फैक्टर के साथ में उसको इंटू कर दो, जैसे वैलेंसी फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे निकल जाएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो ग्रेटर देन मोलारिटी होता है। ठीक है, मोलारिटी से बड़ा होता है नॉर्मेलिटी टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर दें, नॉर्मेलिटी के कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग मोलारिटी में बात किए थे। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है ना। सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड एज 1n, n/2, n/10, n/100, n/1000, ऐसा बहुत सारा कुछ। तो कभी भी अगर 1n बोला जाए मतलब कि सॉल्यूशन का नॉर्मल बात कर रहा है, बोल देगा आपको अगर 1n है सॉल्यूशन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1n है, मतलब कि वहां पे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन का आपको क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर बोल दिया n/2 है, n/2 मतलब सेमी नॉर्मल का बात कर रहा है। इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, 0.5 है ना। n/2 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि नॉर्मेलिटी क्या हो गया, 1/2 मतलब 0.5 है ना। तो ये आपका होता है सेमी नॉर्मल। कभी भी अगर n/2 लिखा रहे तो सेमी नॉर्मल बोलते हैं। वैसे ही अगर n/10 लिखा रहे तो इसको हम लोग डेसी नॉर्मल बोलते हैं, है ना। n/10 मतलब 1/10। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10। 1/10 मतलब 0.1, तो 0.1 तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा सॉल्यूशन का 0.1। इसका मतलब क्या है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही n/100 को सेंटी नॉर्मल बोलते हैं, मतलब 1/100। और 1/100 को हम क्या बोलेंगे, 0.01। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 0.01। जहां भी आपको सॉल्यूशन में, जहां भी आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब कि आपको नॉर्मेलिटी बता रहा है 0.01। सिमिलरली आपका n/1000 को हम लोग क्या बोल देंगे, मिली नॉर्मल। मिली नॉर्मल मतलब 1/1000। 1/1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, 0.001। तो 0.001 आपका नॉर्मेलिटी अगर आता है कभी भी सॉल्यूशन का, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रखें। ये टर्म्स न्यूमेरिकल्स में मेंशन किए जाते हैं, लगभग सारे न्यूमेरिकल्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मोलालिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलालिटी, है ना। बहुत अच्छे से रिवीजन करते चले इन सारे टॉपिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मोलालिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब सॉल्वेंट को क्या कर दिया, वेट में ले लिया, है ना। सॉल्यूट को क्या किया, अभी ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल्स में रखा है, सॉल्यूट को क्या रखा है, मोल्स में रखा है। और सॉल्वेंट को क्या कर दिया है, सॉल्वेंट को देखो यहां पे वेट में ले लिया है, 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, 1000 ग्राम बोल दो, है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर में 1000 टर्म लगा देंगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस। m इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस स्टार पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होता है।
तो वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये जो है ये आपका WBJE में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, मोलालिटी समझ में आ गया। मोलालिटी स्मॉल m होता है। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को क्या करते हैं, वेट में लेते हैं, और सॉल्यूट को क्या करते हैं, मोल्स में लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको देखो हम थोड़ा सा और कुछ ऐसे लिख देते हैं, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको हम लोग क्या लिख दे, WA/MA। और देखो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो WB हम लोग बोल सकते हैं इंटू 1000। अब इस इक्वेशन में इसको याद रखना, ये आगे चल के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इन सब में बहुत काम आता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है ना, मोलल सॉल्यूशंस में ये बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इस टर्म में आप इसको याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बस इसको क्या कर दिए हैं, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में हम डाल दिए हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर दिए हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, तो WA/MA, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चले, तो वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में क्या बोले, फॉर्मेलिटी इज नथिंग, इट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, है ना, फॉर्मेलिटी इज नथिंग, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। एकदम मोलारिटी के इक्वल होता है, मोलारिटी के इक्वल होता है ना। बस अगर हम लोग फॉर्मूला मास लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास के जगह पर हम लोग फॉर्मूला मास लेते हैं, तो मोलारिटी को हम लोग फॉर्मेलिटी के टर्म में लिखना शुरू कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा, है ना। तो मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाता है, तो मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला मास, जैसे कि मान लो कि अगर H2SO4 हम लोग बोलते हैं, तो H2SO4 बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला मास निकाल दे तो 98, और अगर SO4-2 बोल देंगे तो SO4-2 बोल देंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे 96, है ना। तो बस यही फॉर्मूला मास, देखो ये फॉर्मूला का ये मास हो गया, इस फॉर्मूला का ये मास हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मास को लेकर के यहाँ पे बात किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग बोलते हैं तो मोलारिटी निकाल देते हैं, और जब हम लोग फॉर्मूला मास बोल रहे हैं, फॉर्मूला मास बोल रहे हैं, तो जो फॉर्मूला दिया गया है, मतलब बेसिकली रेडिकल के केसेस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज सिमिलर टू नॉर्मेलिटी, बस हम लोग मॉलिक्यूलर मास टर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी रेडिकल के लिए हो सकता है। मान लो कि NO3 माइनस के लिए डाल दिया, अब HNO3 के लिए बोल देगा तो हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूलर मास, और NO3 माइनस के लिए बोल देगा तो हम लोग बोलेंगे भाई NO3 माइनस फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास के केस में अगर आ जाए तो आपका फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आप ध्यान दो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बोल देंगे वेट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बस यही डिफरेंस होता है, देख लो, है ना। चलो यहाँ पे फॉर्मेलिटी को आप F से रिप्रेजेंट मत करना, फॉर्मूला मास को FM से रिप्रेजेंट मत करना, ये बस आपके समझने के लिए हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है। क्यों डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है, क्योंकि वॉल्यूम टर्म आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम टर्म आ जाएगा तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका फॉर्मेलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर दें कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन को लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के अभी अभी हम लोग बात किए थे, क्या हम लोग बोले थे भाई कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अगर हम लोग बात कर दे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर ml में लिखना है तो ऊपर 1000 लिख देंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात किए थे, तो कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें है नहीं। इसको देखो, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी दोनों के टर्म में हम एक्सप्रेस यहाँ पे कर दिए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जस्ट पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसके साथ आप इसको लिख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं आपको, कहाँ पे है। देखो अगर मोलारिटी के टर्म में हम लोग स्ट्रेंथ को बात कर दें
तो मोलारिटी के टर्म में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू, इसको जाकर के इंटू कर दो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ में अगर मोलारिटी को इंटू कर देंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा इन ग्राम पर लीटर। और नॉर्मेलिटी के टर्म में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी के टर्म में आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अगर निकालना है तो n के साथ में आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आप थोड़ा जान के रखना, ये कभी कभी काम आ जाएगा, कहीं कहीं पे काम आ जाएगा, तो दोनों ही टर्म में आप जान के रखना, नॉर्मेलिटी के टर्म में भी और मोलारिटी के टर्म में भी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इसका यूनिट होता है, या ग्राम पर ml भी बोल सकते हो। वो देख लेना कि सॉल्यूट को हम लोग ग्राम में लेते हैं या केजी में लेते हैं, किस में लेते हैं, या मिलीग्राम में लेते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग ml में लेते हैं या लीटर में ले रहे हैं, या जिस चीज़ में भी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन रहा है, पिछले साल आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है पार्ट पर मिलियन के ऊपर में, ठीक है। तो ये होता है, इस यूनिट को हम यूज करते हैं तब जब बहुत ज्यादा सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ह्यूज अमाउंट में हो, ठीक है, मतलब वेरी वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन जब होता है, वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन जब होगा तब हम लोग क्या कर देंगे, पार्ट पर मिलियन के केसेस में, जैसे कि हार्डनेस ऑफ वाटर। और वाटर का हार्डनेस देखो तो हार्डनेस के लिए जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन केमिकल्स के अमाउंट को अगर हम वाटर के अमाउंट के साथ ये करें, मान लो कि एक पॉन्ड का हमको या एक रिवर का हमको हार्डनेस निकालना है, तो रिवर का जितना वाटर का वॉल्यूम है, मतलब वाटर जो वहां पे सॉल्वेंट है उसका जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू दैट केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस। एयर पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूशन, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, मान लो कि एयर पॉल्यूशन ऑफ सिटी निकालना है, तो एक सिटी जिसमें बहुत ज़्यादा एयर होगा, अगर उसके पॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है तो उसमें जो भी आपका पॉल्यूटेंट्स होगा, पॉल्यूटेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके एयर के कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होता है। तो जब वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात होती है तो वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू सॉल्यूट, तो उस तरह के कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन को हम लोग पार्ट पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्ट पर मिलियन ऑफ अ सबस्टेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1 मिलियन, देखो 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका मास के टर्म में निकालते हैं, और अगर वॉल्यूम के टर्म में निकाल देंगे तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 मिलियन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्ट पर मिलियन के ऊपर आप एक दो क्वेश्चंस कर लेना, ये समझ में आ जाएगा। पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो देख लेना, जब हम क्वेश्चंस का वीडियोस डालेंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस भी कर देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये बस एक फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला को याद रखना, ठीक है। और इसको हम लोग कब यूज करते हैं और इसके कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस जगह पे, तो एयर पॉल्यूशन मेजर करते हैं या वाटर का हार्डनेस मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पार्ट पर मिलियन। अब ये क्लास बहुत बड़ा सा हो गया, बहुत लंबा सा चला गया, तो अब यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं।